हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो आज आप लोग देख रहे हैं हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट किया था। यहाँ पे मैं 3 ही क्लासेस में वो पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से एकदम बहुत तरीके से जो है कवर करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो भी मैं साथ साथ आपके करवाते जाऊंगा, तो आपको एक ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो महसूस हो। तो चलो शुरू करते हैं। लाइंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। आज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या कवर करेंगे, ये बेसिक्स तो करेंगे साथ ही साथ ट्रेन और पोल और बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 3 पार्ट जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता है बेसिक चीजें हमें जो मालूम होनी चाहिए डिस्टेंस के बारे में, समय के बारे में। वो ये है कि यार डिस्टेंस जो होता है, जो कि 1 किलोमीटर जो हम बोलते हैं डिस्टेंस, वो बराबर किसके होता है, 1000 मीटर के, ठीक है। वही टाइम जो होता है वो 1 घंटा 60 मीटर और 3600 सेकंड के बराबर होता है। और यूनिट जो होती है स्पीड की, वो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड के टर्म्स में होती है। दूसरी बेसिक चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको तुरंत बता देता हूं, ताकि आपको मन में ये शंका ना रहे कि यार सर ऐसा कैसे होता है, हम ऐसे क्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन में होता है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है वो आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर मैंने बोला 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको आता है आप करके देखिए, अदरवाइज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्या करते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिख रखा है सर 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। 5/18 से इसको गुणा कर दो, तो 54 गुणा 5/18 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर ये आया कैसे, ये आ तो गया, ठीक है, सारी चीज हो गई, पर ये आया कैसे, मैं यहां तक पहुंचा कैसे, ये समझना जरूरी है। मैं देखो 54, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किलोमीटर, ठीक है, और नीचे क्या है, आर है। तो मुझे क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड चाहिए। तो किलोमीटर की जगह क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं, जी हाँ लिख सकता हूं मैं, है ना। और मुझे आर की जगह क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, मुझे मिनट नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आ जाओ इसको रिप्लेस कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस करा तो क्या आ गया, ये 54 × 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सही है बिल्कुल, कोई शक यहाँ पे अभी तक किसी को, क्लियर है ना। बहुत सिंपल है। चलो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 5 2 5 10 एंड 2 18 36। अब 5 और 18 आपस में और ज्यादा कट नहीं सकते। तो क्या ये एक्सप्रेशन ये बन गया मेरा 54 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, यही बन गया। क्या ये किलोमीटर पर आवर जो था उसको मैंने 5/18 मीटर पर सेकेंड से ही रिप्लेस करा एट द एंड, जी हाँ। तो ये वही तो लिखा हुआ है, 5/18 मीटर पर सेकेंड से हम वो किलोमीटर पर आवर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको कन्वर्ट करने का तरीका। और अगर मीटर पर सेकेंड में गिवन हो तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब 18/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर को, तो आपका सीधा सीधा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 × 18/5, 5 1 5, 5 2 10, ये कितना हो जाएगा मेरा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आप सबको, है ना। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ना ही हो रही होगी, मुझे ऐसा पूरा का पूरा लगता है, ठीक है। चले भाई आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। बेसिक कन्वर्जन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है साथ के साथ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, अब ये हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है तब क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है तब क्या होगा, ये तीनों केसेस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हमें बेसिक फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है
टाइम अगर मेरा कांस्टेंट है, स्पीड और डिस्टेंस मेरे वेरी कर रहे हैं। मतलब मतलब कि ये कि मैं अगर 1 घंटे में, 1 घंटा फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 1 घंटे में अगर मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं ये मुझे निकालना है, तो मुझे स्पीड मालूम होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूं तो मैं 36 किलोमीटर कवर करूंगा 1 घंटे में। अगर मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूं तो मैं 54 किलोमीटर कवर करूंगा 1 घंटे में। अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूं तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करूंगा। मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि 1 घंटा मैंने फिक्स कर दिया, मेरा टाइम फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। उस टाइम पीरियड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, क्या स्पीड है मेरी, ये उस पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, डिस्टेंस के, इन केस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। इन केस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, स्पीड जो है मेरी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो कि ये लिखा भी हुआ है। क्लियर है ना। और इसी तरीके से मैं एक रेशियो जो है यहां से एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं, स्पीड 1 इज टू स्पीड 2 इक्वल्स टू D1 इज टू D2। मतलब स्पीड 1 जो है वो D1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड 2 जो है वो D2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनका जो रेशियो आएगा वो भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो आप यहां से भी देख सकते हो, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36/54 जो है वो यहां पर भी डिस्टेंस का भी 36/54 के बराबर ही रहेगा रेशियो, अगर टाइम कांस्टेंट है हमारा। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कंडीशन कि टाइम यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करा दूसरे केस में, डिस्टेंस को कर दिया कांस्टेंट। डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया इस फॉर्मूले में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड बराबर, स्पीड जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टाइम पीरियड के। मतलब मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस फिक्स कर दिया, मान लो मुझे 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। अगर मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हूं तो मैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा। क्लियर है। अगर मैं 100 घंटे से कम की मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हूं तो मैं 2 घंटे में कवर कर पाऊंगा डिस्टेंस। मतलब मेरी स्पीड कम हुई, टाइम बढ़ गया, है ना। जैसे जैसे मैंने स्पीड और कम करी, मतलब मान लो मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया तो मुझे 2.5 घंटे लग गए, समय और बढ़ गया, है ना। अब मैंने स्पीड और कम करी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरा समय और बढ़ गया, कितना हो गया, 5 घंटे लग गए 100 किलोमीटर कवर करने में। ऐसे जो है ये वेरिएशन चलता है, इस तरीके से वेरिएशन ये चलता है। तो स्पीड जैसे जैसे कम हो रही है टाइम बढ़ रहा है, और स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी टाइम घटेगा हमारा, ठीक है। इसीलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम यहां पे बोलते हैं। तो स्पीड S1:S2 जो है वो 1/T1:1/T2 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम T2:T1 के बराबर बोलते हैं। S1:S2 जो है वो T2:T1 के बराबर होता है। इसी तरीके से जैसे हमने S1:S2 D1 D2 को देखा था, वैसे ही हमने यहाँ पे S1:S2 T1 T2 को देख रहे हैं। क्लियर है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर आपके बेसिक्स एकदम क्लियर है 10th क्लास तक के भी, तब भी आपको यहाँ पे कहीं कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और अगर नहीं भी है तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कहीं कोई तकलीफ यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हमने टाइम कांस्टेंट रख लिया, डिस्टेंस कांस्टेंट रख लिया। अब स्पीड को अगर हम कांस्टेंट कर रहे हैं, है ना, देखिएगा ध्यान से, स्पीड को अगर हम कांस्टेंट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, तो हो क्या गया फॉर्मूला, भाई इसको मैं इधर ले आता हूं ना, तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर हो गया। मतलब अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर एक फिक्स स्पीड पे मैं मेरी गाड़ी को जितने समय के लिए दौड़ाता जाऊंगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता जाऊंगा मैं, है ना। मतलब मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फिक्स कर ली, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करा, 2 घंटे में 120 कवर करा, 3 घंटे में 180 कवर करा, 4 घंटे में 240 कवर करा, 5 घंटे में 300 कवर करा। ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मतलब डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन केस ऑफ वेयर स्पीड इज कांस्टेंट, है ना। स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तब डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, D1:D2 इक्वल्स टू T1:T2। ये यहां पे रिलेशन हमारा आ जाएगा व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है।
आगे बढ़े, बहुत आराम से करेंगे। देखिए कहीं कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी किसी भी चीज में, आराम से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और ये पक्की बात है आपको हर एक चीज समझ में आएगी। लेकिन हो सकता है किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को एक ही बार में चीज समझ में ना आए, वो बात, वो टॉपिक जो है समझ में ना आए। आपको बिल्कुल भी वहां पे जो है अपने आप को डाउन नहीं करना है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि समझ में तो आएगा, ये गारंटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, आप समझने की कोशिश करें तो। ऐसे कई कई विद्यार्थी होते हैं कि यार एक ही बार में उनको समझ में नहीं आता ना, तो वो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं यार ये मास्टर शायद अच्छा नहीं पढ़ाता है, या फिर मतलब नहीं समझ में आ रहा है इससे मुझे, तो वो कहीं और तुरंत चले जाएंगे और अपना समय ऐसे जो है वो खराब करते रहते हैं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जैसे ही आपको ऐसा कुछ भी लगता है ना किसी भी मोमेंट पे, तुरंत आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, दोबारा से उसी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टार्टिंग में दोबारा से उस पार्ट को देख लीजिए। दोबारा देखने की जरूरत पड़े 3 बार भी देख लो, 4 बार भी देख लो, 110% आपको समझ में आ ही जाएगा। और तब भी समझ में ना आए ना, तो उस टॉपिक को एक बार के लिए वहां पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ यार, आगे बढ़ जाओ और आगे का पार्ट देख लो। क्योंकि हो सकता है आप आगे का पार्ट कवर करने के बाद रिलेट कर पाओ पीछे से, और वो आपको पार्ट जो है, टॉपिक जो है तब समझ में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप गिव अप बिल्कुल मत करना, डिमोटिवेट कतई नहीं होना है आपको, ये है ना। लगे रहो अच्छे से। और पक्की बात है यार, यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है ना, फुल क्वालिटी का कंटेंट है। उस कंटेंट में तो आपको कहीं भी 1% डाउट करने की भी आवश्यकता नहीं है ना। ये बात आपको मन में बिठानी पड़ेगी, तभी आप जो है अच्छे से रेगुलरिटी के साथ देख पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज आप बस इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल देख लेते हैं यार, बहुत आसान आसान सवाल है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, देखो 90 गुणा 5/80 कर देंगे, 18 करेंगे, 5/18 करेंगे, मालूम है ना आपको ये। चलिए ये ऐसे नहीं मिट रहे हैं तो हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। ये क्या ना, पीपीटी से डायरेक्ट मैं शायद आज ही पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर की थी मैंने, क्योंकि थोड़ा सिस्टम अपडेट किया है, तो मुझे लगा यार पीपीटी पे पढ़ाने में ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा स्टूडेंट्स को। और थोड़ा सा क्या है, स्लाइड चेंज करते वक्त एनिमेशन भी है ना, थोड़ा सा मदद करता है आपका इंटरेस्ट बनाए रखने में, ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो आंसर तो इसका कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इसी तरीके से जो है ना आपको सारे काम करने हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये आपका सवाल है, वीडियो को पॉज करके इसको यार सॉल्व कर लेना आप, है ना। और ऐसे ही आगे के सवाल भी आप कर लेंगे। 108 को मीटर प्रति सेकंड में करना है, 100 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आपको मैं बता चुका हूं भाई, 18/5 से आप इसको गुणा कर दें, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे सवाल आप, मुझे मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। क्या मुझे ये सारे सवाल करवाने की आवश्यकता है? मुझे लगता नहीं है कि मुझे जरूरत है, तो आप खुद से कर लें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर करवा दीजिएगा, तो मुझे कमेंट में यार एक बार लिख के बोल देना कि सर इसके आंसर आप हमें प्लीज करवा दीजिएगा, मैं अगली क्लास में ये भी करवा दूंगा। पर मुझे लगता है ये आप कर पाएंगे आसानी से, है ना। तो ये कर लीजिएगा सारे के सारे सवाल सॉल्व। चलो, ऐसे ही 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। 55 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। ये भी आप कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट जो है वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जहां पे जो है स्टूडेंट्स को, आप लोगों को तकलीफ होती है समझने में सवाल को, सॉल्व करने में सवाल को। ये तकलीफ जो है हर एक स्टूडेंट को होती है जो कि बेसिक से अभी सीख के आता है। तो आपको 100% होगी। और आपको अगर यहां पे तकलीफ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि आपका बेस जो है वो मजबूत है, इसमें कोई शक आपको रखना नहीं है। सवाल देख लेते हैं एक बार। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर for first 5 hours and 60 kilometer per hour for next 5 hours and then 75 kilometer per hour for yet another 5 hours. What is the distance train has covered? अब टोटल डिस्टेंस आपको यहां पे बतलाना है। देखिए टोटल डिस्टेंस बताने में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, कोई तकलीफ होगी नहीं आपको। लेकिन फिर भी हम यहां पे देख लेते हैं यार, है ना, सिंपल सवाल है बहुत ही। देखो टोटल डिस्टेंस बताना है, तो हर एक 5-5 घंटे के गैप पे हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये 5 घंटे, ये 5 घंटे, और ये अगले तीन तीन पार्ट्स में है यहाँ पे, है ना, 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट के हम आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। आओ भाई देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए
पहला तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, कितने 5 घंटे के लिए, तो पहला डिस्टेंस तो 5 घंटे का ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर ऐड करेंगे इसमें कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने अगले 5 घंटे के लिए चल रहा है ये। उसके बाद अगले 5 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति आवर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस दे देगा, बस खत्म बात, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारा 500। ठीक है, ये कितना बन गया हमारा 300। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा कितना दे देगा 75 गुणा ये कितना बन जाएगा हमारा 375। ठीक है, 375 ये बन गया हमारा। अब इन सबको जोड़ दो भाई, ये कितना बन गया 300 300 600 600 और 500 1100, 1175 जो है किलोमीटर। आप सभी का आंसर आ गया है। बताइए किसी तरह का कोई डाउट? बड़ा आसान सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था, सबसे बेसिक सवाल जो है आपके इस तरीके से बनते हैं। हाँ, ये सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये पक्की बात है भाई, लेकिन ये समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बेहद जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, he reaches on time, he reaches on time when he covers the same distance at 60 km per hour, he reaches 10 minutes earlier. ठीक है, find the distance and time taken to reach his destination at 40 km per hour. तो आपको बताना है डिस्टेंस और टाइम जो है वो कितना लगेगा उसे, मतलब मिस्टर शर्मा को, अगर वो 40 की स्पीड से चलते हैं। ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा है, सवाल बड़ा अच्छा है बंधु, इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो मतलब ये बात आप समझ लो कि यूपीएससी अगर आपका, आपके कान है ना ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े हाथ, है ना, आप जो है समझ लोगे, ये पक्की बात है। तो सवाल ध्यान से पढ़ो और समझना। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या, जो बोल रहा है ना वो करते जाओ, मेरा अप्रोच देखो, ऐसे सवालों में एक बार खुद से करना। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि खुद से जब तक आप नहीं करोगे ना, दुनिया का कोई भी मास्टर क्यों ना आपको सारे सवाल हल करवा दे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद से पेन उठाकर बिना किसी का आंसर देखे उस सवाल को सॉल्व नहीं कर लेते। अगर आप बार बार इसको हैबिट में लेके आएंगे कि यार सर सॉल्व करवा रहे हैं, हमें वो समझ में आ रहा है, जब सर करवा रहे हैं या मैडम करवा रही हैं हमें सवाल समझ में आ रहा है, तब तक आपको अच्छा लगेगा जरूर, लेकिन जब आप खुद से करेंगे और जब अगर तब सवाल नहीं हुआ ना, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा किसी भी चीज का। तो इसलिए जब भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी चैनल पे पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं उस सवाल को, अगर आपको बेसिक आ गए हैं उस सवाल को पढ़ो, पॉज करो और खुद से सॉल्व करो सबसे पहले, उसके बाद जो है सामने वाले टीचर का आंसर देखो। तो देखो यहां पे अब मैं इस सवाल का आंसर दे रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तब तो आपके काम की बात है। चलो, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है। अब तक डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, डी जो है वो फिक्स है, ये पक्की बात है ना, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस हमारा फिक्स है। और फॉर्मूला हमें मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस फिक्स है, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो वो टाइम पे पहुंच जाते हैं, उस टी को हमने टी टाइम मान लिया। ठीक है, डी तो हमारा फिक्स है, तो ये टी1 टाइम हमने मान लिया यहां पे। ठीक है, और जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो डी तो हमारा फिक्स है ही तब भी, तो उस केस में हमने T2 टाइम मान लिया। और T1 T2 में रिलेशन क्या बता रहा है, 10 मिनट्स अर्लियर, मतलब 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। और ये स्वाभाविक बात है कि अगर सेम डिस्टेंस है और ज्यादा स्पीड से हम चल रहे हैं तो जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो T2 जो है वो T1 माइनस 10 अपॉन 60 होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो 10 मिनट बोल रहा है। ये T1 T2 जो है ना, ये हमने आवर्स में लिए हैं, आवर्स में अगर लिए हैं तो माइनस करते वक्त भी ये पार्ट आवर्स में होना चाहिए। इन चीजों का, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और जो हम नहीं रखते हैं और वहीं पे ही हमसे गलती हो जाती है और पूरा सवाल जो है वो वहीं से ही खराब होना शुरू हो जाता है। इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, डी जो है यहां से क्या आ जाएगा, डी जो है वो आ जाएगा 40 इंटू T1।
क्लियर। और वहां से डी क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस, वो आ जाएगा 60 इंटू T1 - 1/6। T1 - 1/6 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों क्या है, डी के बराबर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 40T1 बराबर 60 टाइम्स T1 - 1/6। जीरो से जीरो चला गया, 2 2 4, 2 3 6, काट सकता हूं मैं, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2T1 बराबर 3T1 माइनस ये 3 × 1/6 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब यहां से इस हाफ को इधर लिया और इस 2t को 1 को इधर ले जाओ, तो 3T1 माइनस 2T1, T1 बच जाएगा मेरा। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा T1 बराबर हाफ आर, मतलब आधा घंटा जो है T1 टाइम पीरियड है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो वो आधे घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये सवाल जो है ये कह रहा है ना, आधा घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। और ये यही बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू रीच हिज डेस्टिनेशन एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 की रफ्तार से ही T1 हमने टाइम माना था, उसकी वैल्यू आधा घंटा आ चुकी है ना। आधा घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कारण क्या है, कारण यह है कि भाई 40 की रफ्तार से चल रहा है, आधा घंटे चला है, तो 20 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये हमारा आंसर भी है। तो समझ में आया आप सभी को अभी। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? देखिए पूरा सॉल्यूशन आप सभी के सामने है, कहीं भी कोई समस्या हो देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, पीछे जाइए, दोबारा देखिए, सॉल्यूशन 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। और दोबारा समझना चाहते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं, ठीक है ना, ओवरव्यू देने में कोई बुराई नहीं है, देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, डी को हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, डी फिक्स कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, ये देखो, हमने 40 को डी अपॉन T1 करा। क्यों? क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो टाइम पे पहुंचता है, तो T1 टाइम हमने वो मान लिया। फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमने T2 टाइम माना, और T1 T2 में एक ही रिलेशन निकाला हमने। ये रिलेशन क्या कहता है, T2 जो है, टाइम टू जो है वो 10 मिनट कम लगता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में, उसे T1 टाइम के कंपैरेटिवली 10 मिनट कम समय लगता है। 10 मिनट कम समय लगता है, मतलब क्या, 10 मिनट को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि T1 T2 जो है वो हमारे आवर्स में है ना, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर ये यूनिट भी है, तो ये आवर्स में है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, यहां पे स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे, उसके बाद ये डी की वैल्यू यहां से लिखेंगे T1 के रेस्पेक्ट में, और डी की वैल्यू यहां से T1 - 60 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो निकालेंगे हम लोग यहां से। तो यहां पे फिर हम ये डी की वैल्यू ले ली, फिर इन दोनों वैल्यूज को यहां से इक्वेट करा, और फिर हमने 40T1 = 60 इंटू T1 - 1/6 रखा, और यहां से T1 की वैल्यू हमने निकाली। T1 की वैल्यू निकाली कितनी, आधा घंटा। आधा घंटा 40 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो क्या नाम से वो टाइम पे पहुंचता है, और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, 20 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व करा है। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एट 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 10 मिनट्स लेट। When he covers the same distance at 60 किलोमीटर पर आवर, he reaches 5 किलोमीटर earlier। ठीक है भाई, find the time, distance and time taken to reach his destination at 45 किलोमीटर पर आवर। एक तरह से मैं कहूंगा सेम सवाल है, बस यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको जो टाइम है ना वो समझना है। वो टाइम का जो है ना T1 और T2 के बीच में जो रिलेशन है ना, वो यहां पे निकालने का महत्वपूर्ण है। वो निकालना अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका काम हो गया। ठीक है। अब यहां पे बच्चे क्या दो तरह से सवाल को करेंगे, मैं दोनों तरह से आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, और सवाल मैं एक ही तरीके से करूंगा, और दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, देखिएगा। डिस्टेंस अभी भी फिक्स है हमारा, है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो 45 किलोमीटर पर आवर इंटू T1 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, और डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर इंटू T2 मान लेते हैं। अब T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू का क्या रिलेशन है, T1 जो है, मतलब T2 की वैल्यू कम होगी T1 से, भाई T1 टाइम ज्यादा होगा T2 से, है ना, तो T1 जो होगा वो T2 प्लस कितना होगा भाई,
आप एक बार लिख के बताओ मेरे को, और बताना कि मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे, अब जो लिखने वाला हूं मैं, वो और आप जो देख रहे हैं वो सेम होगा, है ना। ये आप अगर कर लिए ना तो मजा आ जाएगा। मैं लिखने वाला हूं भाई एक बार, लेकिन आप मन में ना वो वैल्यू जो है ना T2 प्लस या T2 माइनस जो भी है, वो आप एक बार सोच के बैठो और एक फिर कंपेयर करना कि आपने जो सोचा और मैंने जो लिखा क्या वो सही है या नहीं है ना। देखो, T2 प्लस 15/60 ये होगा। अब ये कैसे होगा ये समझना जरूरी है ना। ये कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस, अब देखो दूसरा केस ये समझाऊंगा मैं अभी, लेकिन दूसरा केस देखो, दूसरा कैसे करेंगे आधे बच्चे। मान लो टी जो है टाइम, वो हमारा वो है जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड से फिक्स टाइम पे पहुंचता है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी पहुंचने की बात कही गई है, वो टी टाइम हमने मान लिया। तो अगर वो 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 45 गुणा टी प्लस 10/60 हो जाएगा भाई। 10 मिनट लेट पहुंचता है मतलब ज्यादा समय लग रहा है उसे, है ना। एक ही इक्वेशन हो गई, और एक क्या हो गई, 60 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 5/60, ये हो गई। अब ये 5 मिनट जल्दी पहुंचने की हो गया, है ना। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहां से टी की वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, देखो इक्वेट करूंगा मैं, डायरेक्ट करके दिखाऊं आपको। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3t, और ये 0 से 0 गया तो 3t प्लस 1/2 इक्वल्स टू 4t माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 12 जा 4 3 जा 1/3 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा भाई, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 6 5 5/6, 5/6 आवर्स इक्वल्स टू टी, मतलब ये 50 मिनट हो गया। मतलब ये कितना हो गया, 50 मिनट। मतलब टी की वैल्यू 50 मिनट आई है, और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। रिक्वायर्ड हम आंसर हमारा कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे कितना समय लगता है ये निकालना है। 10 मिनट लेट पहुंचता है वो, मतलब 50 मिनट में वो टाइम पे पहुंचता था, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंचे हैं, मतलब 50 से 10 मिनट ज्यादा का समय उसे लगा है, मतलब उसे 60 मिनट लगे हैं, मतलब पूरा का पूरा 1 घंटा उसे लगा है। 1 घंटा लगने का मतलब है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटे में पहुंच रहा है, मतलब डिस्टेंस जो है वो भी हमारा क्या है, 45 है। ठीक है, ये हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया एक ही बार में आंसर, अदरवाइज इस आंसर को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। तो ये हो गया वो पूरा का पूरा तरीका सॉल्व करने का। अब यहां पे 15/60 कैसे आया समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। भाई अगर मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से T1 टाइम मान रहा हूं, है ना, वो कितना लग रहा है टाइम, आप देखना ध्यान से। अच्छा, ये समझने की कोशिश करना, ये 50 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है। ये जो है 45 की स्पीड से यहाँ पे कितना आ रहा था, 60 मिनट्स का समय लग रहा था, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 45 मिनट्स का समय, क्योंकि 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है वो 50 के रेस्पेक्ट में, तो 45 मिनट का समय लग रहा है। डिफरेंस कितना हो गया इनका, आखिर 15 ही हो गया ना, बोलो। और यही तो है वो, भाई T1 टाइम यहाँ पे माना है आपने, है ना। T1 टाइम अगर आप यहाँ पे मान रहे हैं, T2 टाइम ये मान रहे हैं, तो T2 टाइम मतलब T1 टाइम जो है 10 मिनट लेट लग रहा है, 10 मिनट का डिफरेंस यहां पर है, 5 मिनट का डिफरेंस यहां पर है, और ये 10 मिनट ज्यादा है, 5 मिनट कम है। ये टी पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में 10 मिनट ज्यादा का समय ये है, 10 मिनट कम, 5 मिनट कम का समय ये है। तो डिफरेंस जो है इन दोनों समय के बीच का वो कितना हो गया, वो तो 15 ही होगा ना, वो तो 15 ही होगा, और वही ये है 15। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी ये बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी, है ना। और ये टी टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हुए आप सीधा सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो टी वैल्यू जो आई है ना, ये आपका वो समय है जब आप सही समय पे पहुंच जाते हैं, है ना, और फिर सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। लेट के लिए 10 मिनट लेट के लिए आपको 10 मिनट जोड़ने पड़ेंगे, 45 किलोमीटर की रफ्तार से 10 मिनट जोड़ने पड़ेंगे आपको, है ना, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 मिनट कम करने पड़ेंगे आपको। ये आपको समझना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो सिंपल सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल दिया गया है। आंसर आपका यहां से भी निकलेगा 100%, ये पक्की बात है। T1 की वैल्यू T2 के रेस्पेक्ट में यहां पे सब्स्टिट्यूट करिएगा, T2 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, या फिर T2 की वैल्यू T1 के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करना, T1 की वैल्यू ही आपको निकालनी है, और वही आपका सीधा सीधा आंसर भी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा इस तरीके से भी, दोनों तरीकों से क्रॉस चेक करके देखना कि आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, आपको भी भरोसा हो जाएगा कि मास्टर सही बात कर रहा है, मास्टर गलत नहीं बोल रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, Mr. Sharma takes 20 minutes less than the usual time to reach his office. If his speed is increased by 5 km per hour and takes 30 minutes more, if his speed decreased by 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज यूजुअल स्पीड। अब ये स्पीड के बारे में पूछ रहा है ना। 20 मिनट कम लेते हैं यूजुअल टाइम से टू रीच हिज ऑफिस इफ हिज स्पीड इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर। भाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो बढ़ा लेते हैं अपनी स्पीड को तो 20 मिनट कम लगते हैं उन्हें, और उनको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम, मतलब कम स्पीड से चल लेते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो यूजुअली चलते हैं, ठीक है, तो अगर वो 5 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, मतलब 35 किलोमीटर कर लेते हैं, तो उन्हें 20 मिनट कम का समय लगता है। और अगर 25 कर लेते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं अपनी स्पीड, तो उनको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये कहना चाह रहा है वो, है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ये आंसर हो, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया बस, है ना, लिख दिया है ये, और कुछ भी नहीं है। अब करेंगे कैसे इस सवाल को, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल तरीका है इस सवाल को भी सॉल्व करने का, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, करेंगे क्या भाई, इसमें बहुत बेसिक, सिर्फ बेसिक फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा हमें इसमें सोचना विचार करना नहीं है, बेसिक से चलना है बस। Mr. Sharma takes 20 minutes less than the usual time to reach his office if his speed increases by 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, अगर वो अपनी स्पीड s ले लेते हैं और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस उनका फिक्स है, तो टाइम से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रादर देन डिवाइडिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ही, तो मल्टीप्लाई बाय, लेट्स से t इज द टाइम जब वो s स्पीड से चलते हैं, तो t इज दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो टाइम से ऑफिस पहुंचते हैं, तो 20 मिनट उन्हें कम समय लगेगा अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वो स्पीड बढ़ा देंगे तो, है ना, यही तो बोल रहे हैं सवाल में। तो t माइनस 20/60 कर देंगे भाई, है ना, आवर्स में टाइम ले रहे हैं हम लोग, ये कर देंगे, और ये किसके बराबर है, डी डिस्टेंस के बराबर है। और यही डी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर देंगे, s-5 कर देंगे, यहां पे s-5, ठीक है, s-5 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय t प्लस 30/60। ठीक है, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम हो जाएगी तो वो 30 मिनट ज्यादा समय लगेगा उसे, तो 30/60। अब आप क्या करिए, अब आप इसको और इसको बराबर करने की कोशिश करिए, और यहां से आप जो है सीधे सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अंदाजा भी लगाना चाहें अगर आप इसमें, तो आप अंदाजे से भी जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। एस और टी में यहां से एक रिलेशन आएगा, देखो एक और रिलेशन होगा यहाँ पे, क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एस मल्टीप्लाई बाय टी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आप क्या करें, एक रिलेशन एस और टी में इन दोनों के बीच में निकालें, और एक रिलेशन एस और टी में इसके और उसके बीच में निकालें, और फिर वहां से दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व करिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगी। और यूजुअली जो है ऐसे सवाल कैसे सॉल्व हो जाते हैं जल्दी से, जब आपके सामने ऑप्शंस हो, जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस 100% आएंगे आपको मालूम है सी सेट में ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन आए आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड की वैल्यू डाल दीजिएगा और यहां से फिर वो आंसर डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, स्पीड की वैल्यू जब आप डालेंगे ना, यहां से डायरेक्ट आंसर आपके निकलने चालू हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे या मैं करवाऊं सॉल्व, मुझे लगता है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ, पर फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा भाई, s से ये t और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 आ जाएगा। ये करना क्या है, जरूरी होता है कहीं ना कहीं, इक्वल्स टू s इंटू टी प्लस 5t माइनस s/3, और ये माइनस 5/3। ठीक है, ये आ गया, और ये s इंटू टी के बराबर है, s इंटू टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, एक रिलेशन, ये आ गया हमारा s/3। अच्छा, ये 3 अगर हम एलसीएम लेके इसको भी ले जाएं तो ये 15t हो जाएगा, तो s प्लस
5 बराबर 15t। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी यहां से, एक ही इक्वेशन आ जाएगी हमारे यहाँ से s प्लस टी के साथ, ठीक है। एक इक्वेशन s इंटू टी जो है इसके साथ आ जाएगी। क्या आएगी इक्वेशन, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सामने, s इंटू टी बराबर, ये देखो s इंटू टी आ जाएगा यहाँ से -5t, और s इंटू प्लस s अपॉन टू, और -5/2, ठीक है। -5/2, s इंटू टी से s इंटू टी कैंसिल आउट हो गया, ये 5t बच गया, और ये s/2, ये -5/2, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 10t बन जाएगा, -10t, है ना। तो अब इसको मैं क्या करता हूं, इस तरफ ले जाता हूं, तो 10t, नॉट 5t बट 10t, 10t जो है, 10t ले लेंगे ना इसको, है ना। 10t बराबर कितना हो जाएगा, s-5। ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन है, वो दूसरी इक्वेशन है। क्या हम दोनों से s और t की वैल्यू निकाल सकते हैं? मुझे लगता है हम बड़ी आसानी से जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही आसानी से इस चीज को समझना है। यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या s बराबर कितना हो जाएगा, 10t प्लस 5, 10t प्लस 5 हो जाएगा s बराबर, है ना, 5 को इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड, और s की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 10t प्लस 5 बराबर 15t। तो ये 10t इधर लेके गए तो 15t माइनस 10t कितना बच गया हमारा, 5t, 5t बराबर 10 हो गया, t बराबर 2 हो गया, मतलब 2 घंटे का समय हमें मिल गया। t की वैल्यू जो है, टाइम पीरियड जो है वो हमारा 2 आवर्स हो गया। 2 आवर्स जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू टू दैट इज 20 प्लस 5 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड की वैल्यू आ गई। तो स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, 2 आवर्स। अब ये यूजुअल स्पीड पूछ रहा है, यूजुअल स्पीड हमारी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर्स, मतलब डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 50 किलोमीटर का, है ना। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 किलोमीटर का हो जाएगा। हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है भाई, बहुत सिंपल सवाल है। इक्वेशन बना दी हमने 2 वेरिएबल्स में, और उनको हमने सॉल्व कर दिया बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो ऐसे सवालों को आप भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर शर्मा कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए मिस्टर शर्मा बहुत बार बार आ रहा है, शर्मा जी का बेटा तो नहीं है ये कहीं? भाई आईपीएल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, सवाल क्या पता हिंट दे रहा हो। देखो आईपीएल मैच जरूर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आईपीएल मैच देखने के चक्कर में अपना समय खराब मत करना, पहले ही बता रहा हूं मैं, है ना। ये तो चलते रहते हैं, पूरे साल चलेंगे, अगले साल भी होंगे, उसके अगले साल भी होंगे, हमेशा होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका फोकस अभी ये है ना, ये जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय खराब मत करिए, समय का सदुपयोग करिए। चलो भाई, हाँ, Mr. Sharma covers a particular distance at a speed of 40 km per hour. Then he covers the same distance while traveling back at 60 km per hour. Find his average speed. Average speed की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है, average speed का कॉन्सेप्ट आ गया। Average speed क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कई सारे स्टूडेंट्स जो है इसका सीधा सीधा आंसर बोलेंगे सर 40 + 60/2, 40 + 60/2, सीधा सीधा। एवरेज का मतलब बीच का, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया सर, सीधा सीधा आंसर। लो सर, हो गया आंसर, आ गया आंसर। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 50, 20, 30 सेकंड में आंसर निकाल दिया, खत्म काम। इतना आसान सवाल अगर होता तो यूपीएससी पूछता, हो सकता है पूछ लेता, ऐसे आसान सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, परंतु ये बिल्कुल गलत है। क्या ये टोटल डिस्टेंस है, क्या ये टोटल टाइम है? नहीं। तो कैसे निकाल लिया आपने भाई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ना तो ये टोटल डिस्टेंस है, ना ये टोटल टाइम है, तो आप कैसे इसको एवरेज स्पीड बता रहे हैं? हर एवरेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे उन स्पीड का एवरेज ले लें और बात खत्म कर दें। नहीं, डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। किन्हीं भी दो नंबर्स का डायरेक्ट एवरेज लेके हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज डिफरेंट थिंग, है ना, एवरेज स्पीड इज डिफरेंट थिंग।
तो ये बात आपको समझनी बेहद जरूरी है। चलो, तो गलती जो होती है वो मैंने आपको बताई दी है, और मैं 100% आपसे बता रहा हूं कि 90% विद्यार्थी जो हैं वो यही करते हैं, यही गलती कर देते हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? अब आपको ध्यान में रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये डी डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में, ये जा कितनी स्पीड से रहा है? 40। आ कितनी स्पीड से रहा है? 60। तो मान लो अगर ये T1 टाइम इसमें ले रहा है, T2 टाइम इसमें ले रहा है, भाई डी डिस्टेंस तो फिक्स है जाने में और आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d प्लस डी, 2d। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हुआ? टाइम पहले फर्स्ट टाइम में लेफ्ट टू राइट जाने में, ए से बी जाने में कितना समय लगा उसे? भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है टाइम। भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर होता है तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो d जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हुआ? भाई T1 प्लस T2 आएगा ना, ये तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या है? ये बेसिकली मैं T1 लिख रहा हूँ और ये T2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना? यही आएगा यहाँ पे। अब मैं इनकी वैल्यू ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो डी अपॉन क्या आएगा? देखो, डी अपॉन स्पीड व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, तो स्पीड क्या थी? 40 थी। प्लस अब बी से ए जाने में डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड 60 है, तो टाइम थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ये नहीं लगेगा, है ना? तो टाइम कितना लगेगा? d अपॉन 60 लगेगा। ये T1 और T2 की वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू है सॉल्व करके हमें एवरेज स्पीड दे देगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बड़ा आसान है। तो ये क्या हो जाएगा? 2d डिवाइडेड बाय d बाय 40 प्लस d बाय 40। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 एलसीएम आ गया भाई। ठीक है, 4 3 12, 3d आ जाएगा। 6 2 12, 2d आ जाएगा। 3d प्लस 2d कितना हो जाएगा? 5d हो जाएगा। और ये 120 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2d मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 5d। ठीक है, 2d मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 5d, d से d गया, 5 1 जा 5, 5 24 जा 120, 24 इंटू 2 कितना हो गया भाई? ये आ गया हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। Close enough with 50 kilometer per hour, but not exact value. The exact value is 48 kilometer per hour. This is your correct answer. ये आपका एकदम सही जवाब है, यही आपका आंसर है। तो जब भी आगे से इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। एवरेज स्पीड का बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या है भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये फंडा कब काम करेगा? अगर डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिरकार ये S1 ही तो है, ये S1 था, ये S2 था। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया? S1 इंटू S2 एलसीएम बोल सकते हैं, और नीचे S1 प्लस S2 आ जाएगा। तो क्या बोल देंगे हम? 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अन्यथा मैं तो आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कतई नहीं बोलूंगा। मैं तो आपको बोलूंगा यार कॉन्सेप्ट याद कर लो, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट याद कर लो, बस कॉन्सेप्ट याद भी मत करो, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि जो बात आपने समझ ली ना वो आप नहीं भूल सकते हो। फॉर्मूला तो शायद आप भूल जाओ, कल कल तक हो सकता है फॉर्मूला आप भूल जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और जिंदगी भर अगर कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे तो सवाल भी आप जिंदगी भर गलत नहीं करोगे, ये पक्की बात है। तो कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन फॉर्मूले को याद करना। कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, ये पक्की बात है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। अगर नहीं आया है ना समझ में, दोबारा जाना पीछे वीडियो के और समझ लेना। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करा है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल समय कितना लगा है, वो वैल्यू जो है आपकी एवरेज स्पीड देती है। ठीक है, और ये कैसे निकाला था हमने, फॉर्मूला कैसे लगाया था, इसको अप्लाई कैसे किया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये जरूर देख लेना, तब आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छी पिक्चर समझ में आएगी। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए
Mr. Sharma covers one third of a particular distance at a speed of 60 km per hour and he covers the remaining two third of the distance at 90 km per hour. मिस्टर शर्मा है पहला वन थर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करते हैं और रिमेनिंग टू थर्ड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो देखो अगर मैं ए से बी टोटल डिस्टेंस ही अगर मैं 3D मान लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि पहला डी डिस्टेंस है और दूसरा क्या है 2D है। तो ये एक तरह से टू थर्ड हुआ और ये वन थर्ड हुआ, है ना। तो ये वन थर्ड डिस्टेंस कितने क्या स्पीड से 60 की स्पीड से कर रहे हैं और ये 90 की स्पीड से। ठीक है, आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, बड़ी आसानी से जो है आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आप आंसर निकालिए यहाँ पे। यार यहाँ पे आ गया है। चलो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 3D। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर निकालेंगे आप तो आ जाओ भाई फंडे से। क्या है ये टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 2D अपॉन 90 और यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा अब आप अगर यहां पे वो फंडा लगाएंगे ना कि S1 S2 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 तो ये सवाल जो है आपका गलत हो जाएगा। ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा था कि कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला मत रटना कभी भी, क्योंकि उस फॉर्मूले की क्या लिमिटेशन थी। मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या थी, अगर आपने नहीं लिखी थी तो लिख लेना यार। मैंने यहाँ पे बता दिया था, वह हालांकि लिखा नहीं था, बताया क्या था, लिमिटेशन क्या थी कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड जो है, डिस्टेंस इन बोथ टाइम्स बोथ स्पीड्स इज सेम। ठीक है, डी जो है वो दोनों स्पीड में, मतलब S1 से जब वो चल रहा है और S2 से जब वो चल रहा है वो बराबर डिस्टेंस चल रहा है। मतलब हो क्या रहा है, डी ही तो चल रहा है बेसिकली यहाँ पे, ए से बी और बी से ए जा रहा है, तो डी डिस्टेंस चल रहा है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में क्या है, वन थर्ड 60 से चल रहा है और टू थर्ड 90 से चल रहा है। तो अगर आपने S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 लगा दिया तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा, ये सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। कॉन्सेप्ट से अगर आप करेंगे सीधा आंसर आएगा। देखो ये आ गया 45। ठीक है, अब इसका 60 और 45 का एलसीएम ले लो भाई, ये आ जाएगा हमारा 3D डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 180, ये 60 थ्री जा तो ये 3D आ गया, प्लस 45 कितना आ जाएगा, ये 45 फोर जा है ना, तो ये 4D आ जाएगा। ठीक है, 180 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3D गुणा 180 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7 70, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 18 तिया 54, तो 540 बटा 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 540 बटा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी देखो 749 उनचास 70 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी भाई, 70 और 77.14 कुछ आएगी, है ना। तो ये आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, बड़ा आसान है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 77.14 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, व्हेन अब हम जो है अगले उस पे कॉन्सेप्ट पे भी आ गए हैं, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में हम लोग पोल और ट्रेन वाले सवाल देखेंगे और उसके बाद हम लोग बोट एंड स्ट्रीम्स वाले सवाल देखेंगे, है ना। देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट का समय जो है इस क्लास को हो चुका है और अभी हम लोग जो है एक पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये भी कवर करना है आज की ही क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि काफी समय से हमने जो है क्लास नहीं की है, तो अब हमें थोड़ा सा ज्यादा समय अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। और अगर मास्टर समय देने के लिए तैयार है ना तो आपको तो तैयार रहना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर आप 2x की स्पीड या 1.5x की स्पीड से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। आप जल्दी अपना समय इसमें बचा लेंगे। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वीक स्टूडेंट्स है ना उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं, मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट चलाता हूं। इन कुछ दिनों
दिनों में मैंने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करा है, क्योंकि काम चल रहा था स्टूडियो का, तो मैंने सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा देखा जाए कि बच्चों को कहाँ तकलीफ हो सकती है। तो मुझे कुछ रिव्यूज भी मिले और कुछ मुझे भी फील हुआ कि यार थोड़ा सा मैं स्पीड में ही पढ़ा रहा था। तो रादर देन यूट्यूब पर क्या है, जनरली हम लोग फास्ट स्पीड करके ही लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज आया कि सर हमें आपके लेक्चर जो है वो थोड़ा सा स्लो स्पीड में चला के देखना पड़ता है, क्योंकि आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देते हैं। हाँ, फास्ट पढ़ाने की मेरी आदत है शायद इस वजह से, क्योंकि वो फ्लो जब बनता है ना मेरा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलता रहता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इन दिनों में अपने आप पर वर्क करा है, मेंटली भी थोड़ा सा समझा है कि यार क्यों ना मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊं, ताकि किसी बच्चे को तकलीफ ना हो, समझने में तकलीफ ना हो, है ना। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने पढ़ा दिया कुछ भी और समझ में ही नहीं आया, तो क्या मतलब मेरा पढ़ाने का, इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आई बातें। तो ये क्लास है ही इसलिए ताकि हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज एकदम बेसिक से एडवांस तक समझ में आ जाए और वो सवालों को सॉल्व कर पाए, तभी इस क्लास का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं रह जाता इन क्लासेस का। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग, है ना। पानी पी लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब ये बोल रहे हैं when objects are moving in same direction, when objects are moving in opposite direction, रिलेटिव स्पीड। देखो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ट्रेन में तो आप सभी बैठे होंगे, है ना, या गाड़ी में भी बैठ के आपने ट्रेवल किया होगा। अपन जनरली क्या है, गाड़ी में अपन बहुत ट्रेवल करते हैं, मोटरसाइकिल या कार या किसी में भी। जब आप मोटरसाइकिल में बैठे रहते हैं ना, तो मोटरसाइकिल में या कार पे बैठे रहते हैं, तो जब आपके आसपास के व्हीकल्स चलते हैं, है ना, आपको कोई कभी कभी ऐसा व्हीकल दिख रहा होगा कि वो आपके साथ साथ ही चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड जो होती है आपकी और आपके बगल में जो व्हीकल चल रहा है उनकी कभी कभी रिलेटिव स्पीड जो होते हैं आपके रेस्पेक्ट में, वो व्हीकल कांस्टेंट है, मतलब एक ही जगह खड़ा हुआ है बेसिकली आपके रेस्पेक्ट में, तो वो, है ना। और जब उसकी स्पीड ज्यादा होती है आपके व्हीकल से, तो वो ऐसे आगे निकल जाता है चलते चलते, है ना। मतलब आप यहां से चल रहे हैं, है ना, आप आगे चलते गए, वो इस व्हीकल जो है आगे निकल गया कुछ टाइम पीरियड में। और अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो होता क्या है, आप यहां पर हैं, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आप आगे निकल गए उससे, है ना। ये होता है, क्लियर। तो ये फंडा होता है। तो आपने कार में बैठे बैठे ऑब्जर्व करा होगा कि जो ऑब्जेक्ट जैसे चल नहीं रहे, जैसे कि दुकानें दुकानें स्टेशनरी है ना, वो चल नहीं रही हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर हैं। तो उन दुकानों को जब आप देखते हैं तो आप आगे निकल जाते हैं उन दुकानों से, है ना। और जब आप बाहर खड़े हुए हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं बाहर, तो हर एक व्हीकल अलग अलग स्पीड से चलता रहता है, कोई बहुत तेजी से निकल गया आपके सामने से, कोई धीरे धीरे निकल रहा है, कोई अलग स्पीड से निकल रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है रिलेटिव है, आस्पेक्ट है। कोई एक कार के अंदर बैठा हुआ इंसान, है ना, एक दूसरे व्हीकल को देख रहा है, तो एक अलग स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। और उसी व्हीकल को आप अगर बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो अलग स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा, है ना। और अगर कोई व्हीकल एक व्हीकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो और भी ज्यादा स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ट्रेन की बात करो, अगर आपने ट्रेन में सफर करा होगा, तो जैसे ही एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन आसपास से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो आपको दिखता होगा यार एकदम से तेजी से जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना। आपको दिखता होगा यार ये तो कितनी स्पीड से चल रही है, बगल में ही ट्रेन चल रही होती है और वो बहुत तेजी से चल रही होती है। और होता क्या है कि जो स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है, ऑलमोस्ट उसी स्पीड से दूसरी वाली भी ट्रेन चल रही होती है, लेकिन वो आपको ऑलमोस्ट डबल स्पीड से चलती हुई फील होती है। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये क्या कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है, किस किस केसेस में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट्स, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो क्या फंडा लगता है स्पीड्स के केस में, वो हम समझते हैं। तो अगर S1 और S2 दो स्पीड है दो ऑब्जेक्ट्स की, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2। ठीक है, मतलब पहला ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें S1 और S2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एंड S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है, तो स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू विल बी व्हाट, S1 माइनस S2। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है स्पीड। मतलब होता क्या है, हम अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें ये कितना आगे चल रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये कितना आगे तेजी से चल रहा है वो देखेंगे, तो इसको हम स्टेशनरी कर देंगे, इसकी जगह पे रोक देंगे, पिवट कर देंगे, और इसकी स्पीड को उल्टा लगा देते हैं इसकी डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट। तो S1 माइनस S2 ये जो है स्पीड हो जाती है, इफेक्टिव स्पीड ये हो जाती है ना। समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, बाकी आपको इतना कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इनकी स्पीड जो है ऐड हो जाती है,
ठीक है, s1 प्लस s2 हो जाती है इफेक्टिव स्पीड इनकी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो है इनकी s1 प्लस s2 हो जाती है, और ये रिलेटिव स्पीड इस केस में ये रहती है सेम डायरेक्शन के केस में। बस ये फंडा आपको समझना है। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं प्लस करना है, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा आपको जो है समझना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तभी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तभी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए प्लस साइन आएगा। सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए माइनस साइन आएगा, सिंगल साइन। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है समझने में, तो है ना। तो चलो सवाल कर लेते हैं कुछ, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड is at a distance of 500 meter from a pole. How long it will take for the object to cross the pole? अब पोल जो है वो स्टेशनरी है ना यार, देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 100 मीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, किससे, एक पोल से, ये क्या है पोल है, और ये कितना डिस्टेंस है 500 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये चल रहा है और इस पोल को कितनी देरी में क्रॉस कर देगा। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की कोई लंबाई नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, जीरो लंबाई का 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, 500 मीटर पे ये पोल है, इस पोल को क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा, डायरेक्ट हम बोल देंगे क्या 500 बटा 20, मतलब 25 सेकंड जो है उसे लगेंगे यहाँ पे, बोलो हाँ है ना, 25 सेकंड्स लगेंगे उसे। क्लियर है, 25 सेकंड उसे लगेंगे, ये बोल सकते हैं। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, ट्विस्ट ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी भी कुछ लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर की लंबाई है। मतलब होगा क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू होगा ना यहां तक, तो ये 500 मीटर तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद ये 100 मीटर की जो लंबाई है ये और इसको आगे क्रॉस करेगा, 100 मीटर और ये आगे चलेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना ये इस पोल को क्रॉस कर पाएगा। तो अब इसने नेट डिस्टेंस कितना चला, ये चला 500 प्लस 100 मीटर। तो 500 प्लस 100 मीटर मतलब 600 मीटर इसको ट्रेवल करना पड़ा, क्या स्पीड से 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो 600 मीटर बटा 20 कितना आ गया, ये 30 सेकंड्स का समय जो है इसको यहां पे लग गया, 30 सेकंड का समय इसको यहां पे लगा है। मतलब अगर इसकी कोई लंबाई नहीं होती तो 25 सेकंड लगते, लेकिन इस केस की अगर हम बात करें, सवाल की बात करें, इसकी लंबाई है कुछ 100 मीटर की, 100 मीटर की लंबाई 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे लगेगा 30 सेकंड का समय, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो अब 500 नहीं 600 मीटर का हो जाएगा। यह है बात, आई बात समझ में आप सभी को, बताइएगा कहीं कोई तकलीफ किसी प्रकार की समस्या होगी तो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो हियर। An object of length 100 meter moving at a speed of 20 meter per second is at a distance of 500 meter from another object of length 150 meter moving at a speed of 15 meter per second in the same direction. How long it will take for the object to cross the another object? भाई बड़ा अच्छा सवाल है ये। An object of length 100 meter moving at a speed of 150 meter per second is at a distance of 500 meter from another object of length ये देखो ये 500 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है 100 मीटर का, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है कितने 150 मीटर का, ये बोल रहा है ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, और ये चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ये, ठीक है। तो अब ये बताना है कि कितना समय लगेगा इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में, ठीक है, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। देखो ये चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ये चल रहा है 15। अगर हम इसको स्टेशनरी बना देते हैं तो इसकी स्पीड यहां पे उल्टा लगा देंगे, मतलब 20 माइनस रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी 20 माइनस 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ये इफेक्टिवली रिलेटिव तरीके से ये चलेगा। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, करने से फायदा हुआ कि ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ये यहाँ पे रुक गया, इसकी स्पीड 0 हो गई, यहाँ पे अब ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इस पर्सन को, 5 की स्पीड इसकी चलेगी, 5 से ये जो है ऑब्जेक्ट चलेगा, इसको ये 500 मीटर करना है, प्लस ये 150 मीटर कवर करना है क्रॉस करने के लिए, है ना, प्लस 100 मीटर ये भी करना है। तो 500 प्लस 150 650 प्लस 100 750 मीटर जो है 750 मीटर जो है इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किस स्पीड से 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और इसका आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा
250 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? 250 सेकेंड। 250 आएगा क्या? सॉरी, 150। माय बैड गाइस, इसका आंसर जो है 150 आ जाएगा, है ना? 150 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 150 सेकेंड का समय जो है इसको यहां पे लगेगा रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से, अगर हम इसको देखें तो। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां पे किसी को भी? देखिए, समय जो है थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, जो लग रहा था इस क्लास को रिकॉर्ड करने में जितना समय लगना चाहिए था उससे ज्यादा समय लग रहा है। मैं फिर भी एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ, क्लास विल बी देयर एट 9:45, क्योंकि 1 घंटा जो है इसको प्रोसेस होने में भी लगता है। चलिए, नोटिफाई तो कर दिया गया है। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आज की क्लास को देख पाते हैं। चलो भाई, अगले सवाल को देख लेते हैं। An object of length 100 meter moving at a speed of 20 meter per second is at a distance of 500 meter from another object 150 meter moving at a speed of 15 meter per second in opposite direction। अब ये opposite direction में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे S1 प्लस S2। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को रोक लो यहाँ पे, ठीक है, इसको रोक दो यहाँ पे, और इसकी स्पीड जो है इसके साथ ऐड कर दो, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 15 मतलब 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। और जो हमने अभी पिछला सवाल किया था ना जिस तरीके से, वैसे ही इस सवाल को भी करना है। तो मैं चाहता हूं इस सवाल को आप खुद से कर ले। सारा का सारा सवाल बड़ा ही आसानी से यहाँ पे दे रखा है, इजीली सॉल्वेबल है। इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा कितना? 500, 600, 700, 750 बटा 35, है ना? ये आप निकालेंगे, कोशिश करिएगा इसको आप सॉल्व कर पाए। 750 बटा 35, ये आपका सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। A train starts traveling from station A at 8 a.m. at a speed of 72 km per hour. Another train B starts moving at a speed of 90 km per hour from station B at 1 p.m., which is at a distance of 900 km from station A. Both trains are moving towards each other. At what times both trains will cross each other? At what distance from station A both trains will meet? अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहले तो ये आपको बताना है कि किस समय पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और जिस समय पे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उस समय स्टेशन ए से किस डिस्टेंस पर ये दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, है ना? ये मिलेंगी, हाँ, बोथ ट्रेन्स विल मीट, ये पूछा गया है। क्रॉस करने का नहीं पूछा गया है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ट्रेन ए और बी की जो है लंबाई भी नहीं बताई गई है ना? ट्रेन की लंबाई नहीं बताई गई, तो ट्रेन की लंबाई हमें नेग्लेक्ट यहाँ पे करके चलनी है। ट्रेन की लंबाई हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलनी है। तो जिस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उसी टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी। अन्यथा होता क्या है कि ट्रेन की अगर लंबाई आपको गिवन होती है ना, तो लंबाई को भी आपको कंसिडर करना होता है, और उस केस में मीटिंग पॉइंट इज डिफरेंट एंड क्रॉसिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट। मतलब मीटिंग टाइम जो है वो अलग हो जाता है जब ट्रेन की भी कुछ लंबाई होती है, और क्रॉसिंग टाइम भी अलग हो जाता है जब ट्रेन की लंबाई होती है। उस केस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पे लंबाई नहीं दे रखी है ए और बी ट्रेन की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका मीटिंग पॉइंट और क्रॉसिंग पॉइंट और टाइम जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो यार इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं करवाऊं? बहुत आसान है वैसे तो सवाल, देखो समझ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। ये ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से 8 बजे 8 AM पे ये ट्रेन चली है। क्या स्पीड है इसकी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहां से बी पॉइंट से जो है एक ट्रेन चली कितने बजे? 1 PM पे। ठीक है, 1 PM पे ये ट्रेन चली है, और इसकी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में वो कितना है? 900 किलोमीटर का। और ये 1 बजे चलनी शुरू हुई है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 8 बजे से लेके 1 बजे तक कितने घंटे का समय होगा भाई? 8 और 4 12, और एक जो है 5 घंटे का ये समय हो जाएगा। 5 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर चुकी होगी ए ट्रेन, जब वो बी ट्रेन जो है चालू हुई है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है? 360 किलोमीटर।
तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कवर कर चुकी है ट्रेन। और ये जो समय है वो है 1 PM का समय। इस समय पे जब ट्रेन हमारी ए ट्रेन यहां पर है, तब जो है बी ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई होगी, है ना। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 900 किलोमीटर माइनस 360 किलोमीटर, मतलब ये हो गया आपका 540 किलोमीटर। ठीक है, 540 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बचा हुआ है। अब ये चलना चालू हुई और ये ए से यहां पे भी चल रही है। ये चल रही है कितनी स्पीड से, 72 की स्पीड से। ठीक है, ये चल रही है कितनी, 72 की स्पीड से चल रही है, और ये 90 की स्पीड से। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, है ना, और इसकी स्पीड इसमें लगा देता हूँ उल्टा करके, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ, तो 90 प्लस 72 कितना हो गया भाई, 162। तो 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मैं इसको चलाता हूं, तो 540 किलोमीटर जो है वो कितनी देर में कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे भाई 540 बटा 162। ये टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ये क्या आ जाएगी 81, और ये कितना आ जाएगा हमारा 270। 9 9 से 81, 9 3 जा 27, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 10/3 घंटा। ठीक है, 10/3 आवर्स ये समय जो है इसको लगेगा अतिरिक्त। ठीक है, 10/3 आवर्स का समय लगेगा ए और बी को मिलने में। मतलब अगर मैं इस ट्रेन को, देखो 10/3 आवर्स का मतलब क्या, 1 बजे के बाद 10/3 आवर्स का समय और लगेगा। मतलब 10/3 आवर्स का मतलब है 3 घंटा, 3 घंटा, और 1/3 आवर का मतलब कितना हो गया हमारा, 1/3 आवर्स का मतलब हो गया 20 मिनट। तो 3 hours 20 minutes ये हमारा समय लगेगा भाई। 10/3 आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10/3 आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा, तो ये 200 मिनट्स हो जाएगा। 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट में 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, 60 60 60 180 मिनट्स तो 3 घंटे हो गए, और बचे कितने, 20 मिनट, ये हो गया। ठीक है, तो 3 hours 20 minutes जो है हमारा, ये हो गया यहाँ पे। इसको एक बार मैं साफ करके लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई भी दे। अच्छा, 3 hours 20 minutes, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, 3 hours 20 minutes, मतलब 1 बजे के बाद 3 घंटे 20 मिनट और लगेंगे, मतलब उसे 3 घंटे मतलब 4 बज के 20 मिनट में, मतलब 4:20 PM पे जो है इनकी मुलाकात होगी। 4:20 PM पे जो है इनकी मुलाकात होगी। ठीक है, 4:20 PM पे। अब समय हमने बता दिया, अब ये ए पॉइंट से कितनी दूरी पर मुलाकात होगी ये भी निकालना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 360 किलोमीटर तो 1 बजे तक ये कवर कर चुकी है डिस्टेंस, है ना। अब यहां से इसे 10/3 आवर्स और आगे चला देते हैं, बस यही तो निकालना है। तो 72 इंटू 10/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 3 4 12, तो 240 किलोमीटर ये और चल जाएगी आगे। तो 360 प्लस 240 कितना हो गया, ये 600 किलोमीटर हो गया। मतलब ए पॉइंट से 600 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे। ठीक है, 600 किलोमीटर, ये आपका जो है दूसरा आंसर भी हो गया। ए पॉइंट से 600 किलोमीटर की दूरी पे जो है इनकी मुलाकात होगी, ये हमने यहां पे निकाल लिया आंसर। क्लियर है बात, कोई डाउट यहां पे किसी को, है ना। बड़ा सिंपल सा साधारण सा सवाल था, कुछ भी नहीं है। हर एक इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक तरीके से अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया और उसके स्टाफ से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे। देखिए बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम की अगर अपन बात करें, तो बोट और स्ट्रीम में होता क्या है, एक स्ट्रीम होती है इस तरह से चलती है ना। ठीक है, ये स्ट्रीम की जो है, कभी कभी ये स्ट्रीम कांस्टेंट भी रहती है एक ही जगह पे, कभी कभी इसका फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ये फ्लो होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक बोट भी होती है। बोट मान लो ये रही, मान लेते हैं ये हमारी बोट है। ठीक है, ये हमारी बोट है। थोड़ी सी क्या ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं मेरी, पर ठीक है काम चल जाएगा हमारा। एक बार मैं बोट आपकी बना देता हूँ। ठीक है, बोट ये रही।
अब इसमें ये हमारा एक फ्लैग हो गया, फ्लैग टाइप हो गया, ठीक है। अब ये बोट चल रही है, फ्लोट बोट जो है वो कभी कभी फ्लो के साथ चल सकती है, कभी फ्लो के अपोजिट चल सकती है, ये होता है, ठीक है। फ्लो के साथ चल रही है अगर बोट, है ना, तो फ्लो के साथ अगर बोट हमारी चलती है तो उस केस को बोलते हैं क्या हम, डाउनस्ट्रीम, ठीक है, विद द फ्लो। डाउनस्ट्रीम का मतलब है विद द फ्लो। विद द फ्लो का मतलब क्या होगा समझिएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं और ये रिवर जो स्ट्रीम है ये भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो मुझे इसका सपोर्ट चलेगा, तो मैं ज्यादा दूरी कवर कर पाऊंगा कम समय में, है ना। तो मतलब यहां पे स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, यहाँ पे स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, मतलब बोट की और स्ट्रीम की स्पीड जो होती है यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। ये बात पहली बात है। और अगर विपरीत फ्लो की हम बात करें, ऑपोजिट फ्लो में अगर होता है तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, अपस्ट्रीम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो हम कहते हैं इसे। अगेंस्ट द फ्लो का मतलब क्या हो गया, यहां पे मैं किसी स्पीड से चल रहा हूं और फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं अगर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होता अगर 1 सेकंड में, और फ्लो मेरा अगर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं इफेक्टिवली 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा 1 सेकंड में। तो यहां पे स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, S1 माइनस S2 होता है, मतलब बोट की स्पीड जो है माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है। अच्छा, ये बहुत जरूरी कंडीशन है कि आपकी बोट की स्पीड जो है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं हुई तो वो अपस्ट्रीम फ्लो में वो मैनेज ही नहीं कर पाएगी। आप सोचिए एक बार के लिए कि आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और हवा यूं चल रही है ना, आप तैर रहे हैं, यहां पे पानी की हम बात कर लेते हैं, आप तैर रहे हैं और पानी का बहाव इधर है। अगर आपकी स्पीड तैरने की पानी से ज्यादा नहीं हुई तो आप पानी के बहाव के साथ ही बह जाएंगे, है ना, पानी की डायरेक्शन के साथ ही बह जाएंगे। तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप पानी के बहाव को क्रॉस करके आगे बढ़ सके, है ना। वही सेम चीज यहां पे है। तो हमेशा बोट जो है उसकी स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा ही मानी जाती है 99% केसेस में। एक्सेप्शनली अगर कुछ ऐसा गिवन होता है तो वो एक अलग बात है, उस केस में अपस्ट्रीम वाला केस आएगा ही नहीं कभी भी, हमेशा डाउनस्ट्रीम वाला केस आएगा, ठीक है। ये बातें आपको जो है बोट एंड स्ट्रीम में मोटा माटी समझने की आवश्यकता है। यहां से हम बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और आगे आने वाले जो सवाल हैं बोट एंड स्ट्रीम में वो हम बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो ना, तो एक बार दोबारा से ये वाला पार्ट समझ लेना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो मैंने आपको समझा ही दिया है क्या होता है। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है भाई, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है। दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बस यहां पे, ठीक है। तो अगर हमें अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है और डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है, तो हम यहां से बोट और स्ट्रीम की स्पीड जो है निकाल सकते हैं। देखो, जब भी ऐसा केस गिवन हो, आपको अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है, ये स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम मान लेते हैं, ये स्पीड इन अपस्ट्रीम मान लेते हैं, ठीक है। आपको ये केसेस गिवन है, तो यहां से आप बोट की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, बोट की स्पीड हो जाएगी क्या, स्ट्रीम ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी डायरेक्ट जो है बोट की स्पीड आ जाएगी। और सिमिलरली अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, ठीक है, वाटर की स्पीड निकालनी है, ये स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर, है ना, ये मान लेता हूं, ये क्या आ जाएगा स्पीड। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होगी हमेशा, डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होगी, आप जानते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिशन है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होगी, दिख भी रहा है हमें ये चीज, है ना। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, बस ये आपको करना है। यहां से हम डायरेक्ट जो है बोट और वाटर की स्पीड जो है यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड्स गिवन है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है तो हम बोट और वाटर की स्पीड निकाल सकते हैं, और अगर बोट और वाटर की स्पीड गिवन है तो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड्स भी निकाल सकते हैं, दोनों केसेस में स्पीड्स निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ये आपको कोई बार बार इस तरीके से नहीं बताएगा, इतनी आसान लैंग्वेज में शायद कोई बताए, है ना, हो सकता है बता भी दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी आसानी से जो है ये पार्ट्स इजीली समझाया जा सकता है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम सवालों पे सीधे पहुंचेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे, वहां से क्या हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और समझ में भी आएगा कि यार जो हमने पढ़ा है वो एक्चुअली में किस तरीके से अप्लाई होगा। बोट जो है वो 20 मिनट ले रहा है और 30 मिनट ले रहा है टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कम समय लगता है हमेशा, अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है और अपस्ट्रीम स्पीड कम होती है ना। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो अब क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है अब स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ये पूछा जा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे स्टिल वाटर की स्पीड जो है, बेसिकली स्पीड ऑफ वाटर जो है वो आपको बता रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 20 मिनट्स और 30 मिनट्स जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में लगते हैं। तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होता है बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये स्पीड लेते हैं, तो ये स्पीड किसके बराबर होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डी फिक्स है डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स। 20 मिनट्स ले लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, मिनट्स की बात करें या सेकंड्स में ले लें, चलो मिनट्स क्या सेकंड्स में ले लेंगे हम लोग, है ना। ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड गिवन है यहाँ पे स्पीड हमें, और 20 मिनट्स 30 मिनट्स की बात हो रही है, तो हम या तो हम इसको भी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में और इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। अब ऑप्शन आपको जैसे गिवन हो ना, अगर स्पीड जो है स्ट्रीम जो है स्पीड की वो आपको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन में गिवन हो तो आप उस हिसाब से करिए, अदरवाइज मीटर पर सेकंड में भी आप काम करते जाइए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मीटर पर सेकंड में होता है। तो 20 मिनट में कितने सेकंड होतेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड्स हो जाएगा, है ना। इसको आप 1200 सेकंड लिख दो, वो आपके लिए क्या है ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सॉल्व करने में। 1200 सेकंड्स, ठीक है। और स्पीड इन अपस्ट्रीम जो है वो हो जाएगा आपका बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, ये आ जाएगा हमारा सेम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस बार 30 मिनट का समय लग रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 1800 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है डी की स्पीड, क्योंकि डी की वैल्यू सेम है और स्पीड ऑफ वाटर जो है 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके। तो ये 1800 गुणा बी माइनस 20 हो जाएगा और ये 1200 गुणा बी प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 इंटू बी प्लस 20 इक्वल्स टू 1800 इंटू बी माइनस 20, ये हो गई इक्वेशन। दो जीरो से दो जीरो गए, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2b प्लस 40 इक्वल्स टू 3b माइनस 60। 60 इधर जाएगा 40 से ऐड होगा तो ये 100 आ जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड जो है ये आ जाएगी हमारी बोट की स्पीड और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोट की स्पीड हमारी, अच्छा बोट की स्पीड तो आ रखी है, तो स्पीड इन स्टिल वाटर जो है, अच्छा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें गिवन है, ओह सॉरी, मैंने ये स्पीड ऑफ वाटर जो है ये देख लिया, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मैंने ये अज्यूम कर लिया, ये मेरा गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज मुझे रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, सॉरी माय बैड। तो ये 20 यहाँ पे आएगा, है ना। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, सारी चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी गलती हमने की है। ये जो है स्पीड ऑफ वाटर नहीं है, स्पीड ऑफ बोट है ये भाई, स्पीड ऑफ बोट है ये, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट का मतलब क्या है, 20 20 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ वाटर, और ये 20 माइनस स्पीड ऑफ वाटर, ये होगा, बस इतना सा हमें करना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3 इंटू 6 20 कितना हो गया 60 माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ वाटर। तो वाटर इधर 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ वाटर जो है इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 60 माइनस 40 दैट इज 20। तो स्पीड ऑफ वाटर जो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा भाई, 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, है ना। 4 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने ये तो है गलत पढ़ लिया था, स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे गिवन थी इन स्टिल वाटर, मैंने स्पीड ऑफ स्टिल वाटर यहाँ पे समझ लिया, उसको उस हिसाब से सॉल्व कर दिया, है ना। तो अभी जो है आंसर हमारा 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसका समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स बस अप्लाई करना है आपको, ये समझ में आना चाहिए, इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, इक्वेशन बनानी आ गई सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा बस, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, कितने सवाल हैं एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है
आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल हम देख लेते हैं, फिर आपका होमवर्क है। A boat takes a total of 3 hours to cover a distance of 8 kilometer downstream. Then the same distance in upstream. ठीक है, सेम डिस्टेंस है भाई, एंड देन द सेम स्ट्रीम 3 hours to cover a distance of 8 kilometer downstream and then the same stream upstream. ठीक है, टोटल 3 घंटे ले रहा है वो, है ना, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों जाने में। ठीक है, 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है, और टोटल टाइम वो 3 घंटे ले रहा है। ठीक है, एक बोट। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and it has traveled for 1 hour downstream, then for how long the boat was moving upstream? ठीक है, and it has traveled for 1 hour downstream if the speed of the stream is this। ठीक है, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो चल रहा है, तो जो है वो कितना टाइम उसे अपस्ट्रीम में लगेगा। A boat takes a total of 3 hours to cover a distance of 8 kilometer downstream, ठीक है, and then same distance in upstream। If the speed of the stream is 2 kilometer per hour and has traveled for 1 hour downstream, then how long the boat was moving upstream? तो यार उस हिसाब से तो 3 किलोमीटर 3 घंटे टोटल चले हैं, 1 घंटे डाउनस्ट्रीम हो गया, 2 घंटे अपस्ट्रीम हो गया। ये तो सीधा सीधा आंसर है। तो यार इस सवाल को थोड़ा सा रोक देते हैं अपन यहीं पे ही, है ना, इस सवाल में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, तो इस सवाल को हम लोग, मैं आपको कल इस सवाल को दोबारा लेके आऊंगा, ठीक है, और इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इस सवाल को स्किप करते हैं, और आप इस सवाल को होमवर्क में करिएगा। एक तो ये सवाल है पजल्स का, ठीक है, और एक ये सवाल है बोट वाला। ठीक है, बोट is moving 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour and moves 1 kilometer in the direction of the current in 10 minutes. How long will it take the boat to go to 5 kilometer in the stationary water? 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में कितना लगेगा, मतलब बोट की स्पीड आपको निकालनी है, 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 1 hour एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, और डिस्टेंस और टाइम दे रखा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केस में। ठीक है, वहां से आपको बोट की स्पीड निकालनी है, और स्टेशनरी वाटर में 5 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी। हाँ, ये डुएबल है क्वेश्चन इजीली, तो आप इसको भी करिएगा होमवर्क में। ठीक है, 2 सवाल होमवर्क में भाई, एक ये सवाल है, ये भी बड़ा शानदार सवाल है। सवाल ये है कि भाई ए और बी ट्रेन जो है आपस में चल रही है, ये पक्षी जो है यहां से उड़ना शुरू कर रहा है, 120 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। पक्षी क्या कर रहा है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी को टच करके ही तुरंत वापस ए की तरफ जा रहा है, और ये ऐसे चल रहा है जब तक दोनों ट्रेनें आपस में कोलाइड नहीं कर जाती। तो बताना आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बर्ड कितना होगा, है ना। ये आपसे सवाल पूछा गया, बड़ा ही शानदार सवाल है, अतरंगी सवाल है, तो करिएगा इसको सॉल्व, बड़ा ही आसान है, आप करेंगे जरूर इस सवाल को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो ये सारा का सारा था। अगली क्लास में हम लोग जो है स्पीड टाइम के ग्राफ को समझेंगे, और साथ ही साथ एस्केलेटर और क्लॉक्स जो है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये सारा हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा यहाँ पे सिस्टम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टारगेट आप जानते ही हैं, 16 जून 2024 हमारा टारगेट हो चुका है, 3 हफ्ते का आपको अतिरिक्त समय मिल चुका है। तो अब इन 3 हफ्तों को आप जितना अच्छे से यूज करेंगे उतना बेहतर आप सभी के लिए रहेगा, और मैं चाहता हूं हर एक दिन हर एक मोमेंट को आप अच्छे से यूज करें, और एक स्ट्रेटेजी अपनी नई बनाना चाहें तो बनाएं। अदरवाइज मैं तो आपसे कहूंगा कि यार 26 मई का टारगेट लेते हुए उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। सोचो ही मत कि जून में आपका एग्जाम है, 26 तारीख को आपका एग्जाम है, आपको बस पढ़ने पे फोकस करना है, दैट्स इट। ठीक है, और उसी हिसाब से अपनी जो है पढ़ाई करते रहो रेगुलर बेसिस पे, और कहीं भी किसी प्रकार से मेरी आवश्यकता आपको कभी भी लगे ना कि सर ये पार्ट भी करा दो, ये चैप्टर भी करा दो, वो भी करा दो, वो हमें चाहिए, क्वेश्चन चाहिए हमें प्रैक्टिस के लिए, सर ये चाहिए वो चाहिए, कमेंट में मेंशन कर दो, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, है ना, उस टाइम पे नहीं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर करा दूंगा, ये पक्की बात है, गारंटी है ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मतलब करा दूंगा, इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, जो चाहिए आपको वो मिलेगा, लेकिन करना आपको ये मेहनत। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कर दो साथ के साथ में, और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अगर आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे मैथ ट्रिक्स 1001 के नाम से मेरा हैंडल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे। हालांकि मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ वो ट्रिक्स को, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब से तो आप जुड़े ही हुए हैं, नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। So that's it from my side. Thank you so much for joining me today. Let's meet in the next session soon. और अब रेगुलर बेसिस पे जल्दी आपकी दो दो क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, तो यार अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम ना दें। जल्दी दीजिए, इस रफ्तार को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद टू यू ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।